जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। तो आइए सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि आज हम किस किस न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर जिसको हम आज कवर करने वाले हैं वो खबर है आपके भोज मंदिर से। जो भोज मंदिर और मस्जिद का विवाद है मध्य प्रदेश के धार शहर से, जिसका संबंध राजा भोज यानी परमार वंश से है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इन तमाम बिंदुओं पर आपसे विशेष तौर पर चर्चा होगी। फिर आज की दूसरी न्यूज है, बड़ी न्यूज है, यह इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर है। आपको पता है कि फिलिस्तीन एक लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट में अपनी सदस्यता की मांग कर रहा है। तो भारत ने कल इस बात की घोषणा कर दी कि वह फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का पूर्णतः समर्थन करता है। तो इस मुद्दे में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इजराइल और विवाद का फिलिस्तीन क्या है और द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या कहता है। इन तमाम बिंदुओं पर आपसे चर्चा होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ हैं जिद्दी कश्यप हैं, हमारे साथ आशुतोष प्रयागराज हैं, ओजस्वी हैं, अमित हैं और आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज के इस सत्र को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। छोटा रखने के पीछे रीजन है कि आज कुछ अति आवश्यक कार्य हैं और उस कार्य की वजह से मेरे पास समय का अभाव है, मुझे कहीं जाना है। तो आज यह क्लास में लेने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यह लगा कि आप इंतजार करते हैं सुबह 8 बजे वाली क्लास का, तो 8 बजे वाली क्लास आपकी न छूटे, इसके लिए मैं आज इसमें केवल 2 मुद्दों पे चर्चा करूंगा और कुछ सवालों को हल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम रेगुलर इस बात पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा बड़ा मुद्दा। सबसे पहला मुद्दा क्या है? बड़े मुद्दे की हेडलाइन को देखेंगे तो यहां पर आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि भोजशाला कमल मौला मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। सुप्रीम कोर्ट क्या लिखता है? सेंसिटिव मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा अदालत में कि भाई यह भोजशाला का विवाद जो है यह काफी संवेदनशील मुद्दा है। दोनों पक्षों से उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की और यह कहा कि अभी हम इस पर अंतिम सुनवाई इसे जो है वो करेंगे, सुनवाई करेंगे, लेकिन हम आपको इस पर इंटरिम स्टे नहीं दे सकते हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे यहां पर कि ये आप देखोगे तो ये कुछ है, यही भोजशाला विवाद है। यहां पर आप कमाल मौला जो मस्जिद का विवाद है और मंदिर का, उसमें है। अब यह मामला पूरा शुरू कहां से होता है, इस कहानी को मैं बताऊं तो दरअसल यह पूरा मामला आपका शुरू होता है 15 मई 2026 को। इस न्यूज को पढ़ें, उससे पहले आप थोड़ा सा इस बात पे समझ लें कि यह विवाद कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो पिछले जो आपका 15 मई 2026 को था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक डिसीजन देता है और उस हाई कोर्ट के डिसीजन में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि जो भोजशाला परिसर है, यहां पर वाग देवी अर्थात यह सरस्वती का मंदिर है और इस विवादित स्थल को जो मंदिर बनाम मस्जिद का विवाद था, उन्होंने उसे मंदिर घोषित कर दिया। जब मंदिर घोषित कर दिया तो जाहिर सी बात है जो दूसरा पक्ष था अर्थात जो मस्जिद होने का समर्थक था, उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया था। जब उन्होंने चैलेंज किया तो इसी मामले की सुनवाई करते हुए आज आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिसमें धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को देवी वाग्देवी अर्थात सरस्वती मां के जो है मंदिर माना गया था। उस पर इन्होंने इंटरिम स्टे देने से मना कर दिया। यह कहा कि हम आपको स्टे नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और साथ में कही कि जब तक इस मामले की पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको शुक्रवार के दिन यहां पर मस्जिद के सामने जो विवादित स्थल नहीं है, उस विवादित स्थल से दूर कहीं पे जो गैर विवादित हो, वहां पर इन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि ये जो नमाज पढ़ने की हम अनुमति दे रहे हैं, यह बिल्कुल एडहॉक व्यवस्था है अर्थात अस्थायी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देता है, तब तक यहां पर यह निर्देश दिया गया राज्य सरकार को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को
क्योंकि वर्तमान में यह पूरा जो परिसर है, यह परिसर एएसआई के जो है नियंत्रण में है। और यहां पर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर देते हैं तब तक आप इसमें क्या करिए, इनको अनुमति दे दीजिए कि यह जाके अपनी नमाज पढ़ते रहें, वैसा स्थल निर्धारित कीजिए जो विवादित ना हो। साथ में यहां पर स्पष्ट कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरीके से तदर्थ होगी और इससे किसी भी पक्ष के कानूनी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन की जिसकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, उस डिसीजन को अगर आप समझेंगे तो दो मोटी बातें निकल कर आ रही हैं। पहली मोटी बात यह निकल के आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थे, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के खिलाफ गए थे, उनकी यह डिमांड थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन पर आप स्टे दे दीजिए। स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, लेकिन उनको इंटरिम रिलीफ जरूर दी और यह कहा कि जब तक यह मामला चलता रहेगा तब तक अस्थायी तौर पर आपको भोजशाला परिसर जो है, इसमें आपको नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार के दिन जो आप नमाज पढ़ते हैं, आपके लिए मैं एएसआई को बोल लेता हूं। अब पूरा विवाद यहां पर आप देखोगे तो इसी मंदिर और मस्जिद से लेकर यह विवाद है। अगर इस विवाद के इतिहास में आप जाएंगे तो आप देखोगे कि इस इतिहास की शुरुआत होती है कहां से, तो इस इतिहास की शुरुआत हो जाती है आपके 1034 एडी से। कहां से? 1034 एडी से। आपने राजा भोज का नाम सुना होगा। राजा भोज, जिन्हें माना जाता है कि ये परमार वंश के शासक थे, और इन्होंने परमार वंश के शासक थे। इन्होंने धार, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस धार में इन्होंने यहां पर एक भोजशाला परिसर का निर्माण कराया था, जो मुख्य रूप से शैक्षणिक परिसर था। यहां पर शिक्षा दीक्षा का काम होता था और इसी परिसर में इन्होंने मां सरस्वती यानी वाग देवी की प्रतिमा को स्थापित किया था। इसके बाद आपको पता होता है कि भारत पर मध्यकाल में इस्लाम का आक्रमण होता है, सल्तनत काल आता है। तो जब मालवा पे सल्तनत का कब्जा हुआ या मालवा का सल्तनत वंश आया, तो उसमें आप देखोगे कि 14वीं 15वीं शताब्दी में, 14वीं 15वीं शताब्दी के बीच यहां पर आप देखेंगे कि यह एक यहां पर वो बनाया गया और इसी को नाम दिया गया। आप मालवा सल्तनत के दौरान देखोगे कमाल मौला की मस्जिद, और सल्तनत काल के दौरान इसको मस्जिद के तौर पर देखा जाने लगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर 1875 में अंग्रेजों के जमाने में इस परिसर की आर्कियोलॉजिकल खुदाई हुई, खनन का काम हुआ। जब आर्कियोलॉजिकल खनन हुआ यहां पे, तो वहां से बाग देवी की प्रतिमा निकली, और बाग देवी की प्रतिमा निकलने के बाद जाहिर सी बात है जो हिंदू पक्षकार लोग थे उन्होंने दावा किया कि यह मंदिर था। हालांकि आज के डेट में अगर आप देखोगे कि वाग देवी की प्रतिमा कहां पर है, तो वह लंदन के म्यूजियम में है। तो ये यहां पर क्या होता है, इस तरीके से इन दोनों विवाद का जन्म होता है, मंदिर वर्सेज मस्जिद का। जहां पे हिंदू धर्म के लोग इसको मंदिर मानते हैं, वहीं पे मुस्लिम धर्म के लोगों का कहना है कि यह मस्जिद है और इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। अब इसके इतिहास की मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूं, पूरी तरीके से इस पे लिखा हुआ है। 134 एडी में परमार राजा भोज ने धार को मतलब मंदिर के तौर पर, शैक्षणिक परिसर के तौर पर विकसित किया। 14वीं 15वीं शताब्दी आती है, मालवा सल्तनत का दौर आता है। यहां पर सूफी संत कमल मौला के मस्जिद के रूप में इसका जो है कि जाना जाने लगा। 1875 में यहां पे ब्रिटिश सर्वेक्षण के दौरान खुदाई होती है, वाग देवी की मूर्ति प्रतिमा मिलती है, जो आज के डेट में कहां पर है, ब्रिटिश म्यूजियम में है। 1903 में के लेले ने इस स्तंभों और हाल में मिले संस्कृत शिलालेखों के आधार पर इसका नाम भोजशाला दिया था। कि कब भोजशाला नाम दिया गया? 1903 में के लेले ने इसका नाम दिया था। अब इसके बाद विवाद की जो शुरुआत होती है वो 1935 के उस दस्तावेज से होती है जिसमें धार रियासत के एक घोषणा पत्र में, जो धार की रियासत थी उसके घोषणा पत्र में इस स्थल को मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया, जबकि हिंदू पक्ष जो था वो 1034 ईस्वी वाले मंदिर के मूल पर जोर देता रहा। तो यहां पर आप 1935 के दस्तावेज को देखोगे जिसमें इसको मस्जिद परिसर घोषित किया गया, वहीं पर हिंदू जो आपका समुदाय था वह 1034 वाले स्वरूप के आधार पर मंदिर मानता रहा। फिर 1951 से 58 के दौर पर देखोगे तो इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। और आपको पता है कि जब किसी चीज को हम राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर देते हैं तो वह आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के
दौर में आ जाता है, उसके नियंत्रण में आ जाता है। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस पर नियंत्रण हो जाता है तो 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के लिए यहां पर दोहरी व्यवस्था लागू की। वह दोहरी व्यवस्था क्या थी? वह दोहरी व्यवस्था यह थी, 2003 में व्यवस्था लागू की गई कि मंगलवार को जो हिंदू समुदाय के लोग रहेंगे वो यहां पर आके अपनी पूजा अर्चना करेंगे और शुक्रवार के दिन जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वह आकर यहां पर अपनी नमाज अदा करेंगे। अर्थात दोनों लोगों को सामूहिक तौर पर एक तरीके से दोनों लोगों की बातें मान ली गई। फिर इसके बाद यह मैटर कोर्ट में जाता है और कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को कहा गया कि आप पता लगाइए कि वास्तव में यह मंदिर है अथवा मस्जिद है। कब? 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप इसका सर्वे कीजिए और सर्वे करने के बाद आप बताइए। तो कोर्ट के आदेश पर जब एएसआई ने इसका वैज्ञानिक सर्वे किया और रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट में यह बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे कही कि अगर इसके अवशेष और ढांचे को आप देखेंगे तो उससे यह प्रतीत होता है कि यह जो मस्जिद है यह मंदिर के अवशेषों पर बना है। बस 2024 में जिस सर्वे की बात हुई थी उस सर्वे की इसी रिपोर्ट के आधार पर 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फैसला देता है और इसे सरस्वती मंदिर माना गया। और 2003 से जो दोहरी व्यवस्था की गई थी, अर्थात मुस्लिम पक्ष के लोग भी यहां पर आके नमाज पढ़ सकते थे, उस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया। अर्थात अब इसको बोल दिया गया कि यह सरस्वती मां का मंदिर है और यहां पर मस्जिद में समझ के यहां पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। बस इसी 15 मई 2026 के इस डिसीजन के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष था उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 अर्थात बीता हुआ कल को यहां पर अंतरिम आदेश दिया और इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जब तक हम कोई इस पे अंतिम निर्णय नहीं ले लेते हैं तब तक अंतरिम तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक स्थान का मुहैया कराया जाए जहां पर वह अपनी नमाज पढ़ सके। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस पर स्टे नहीं देंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि हिंदू पक्ष हो गया, मुस्लिम पक्ष हो गया, दोनों के अपने अपने तर्क क्या हैं। अगर हिंदू पक्ष का तर्क देखोगे तो ये 1034 ईस्वी में राजा भोज के द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर का तर्क देते हैं। वहीं पर 1935 के धार रियासत का जो ऐलान है उसके अनुसार इसको मस्जिद मानता है मुस्लिम पक्ष। 2024 में एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे में सिद्ध हुआ कि ढांचा मंदिर के अवशेष पर है। यहां पर इसको मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1951-52 के सरकारी रिकॉर्ड में भी मस्जिद के रूप में इसको दर्शाया गया है। अब यहां पर एक आता है पूजा स्थल अधिनियम भारत में और उस कानून की धारा अगर आप 4(3) के तहत देखोगे तो एएसआई स्मारक इस कानून से बाहर है। जो आपका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1951 का, उसकी धारा 4(3) को पढ़ोगे तो जो स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्र में आते हैं, नियंत्रण में आते हैं, उस पर यह कानून लागू नहीं होता है। और हिंदुओं का एक तर्क यह है कि यहां पर हिंदू पूजा की निरंतरता कभी नहीं रुकी। और वहीं पर आप देखोगे तो यहां पे इन लोगों का यह कहना है कि 1500 ईस्वी से हम लोग यहां पर लगातार नमाज पढ़ते आए हैं, इसलिए इस पर हमारा नियंत्रण है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों का तर्क आपके सामने है और दोनों तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला भी आपके सामने है। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला चला गया है तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना सुप्रीम निर्णय देगा और सर्वोच्च न्यायालय जो डिसाइड करेगा वो दोनों पक्षों को मानना होगा। लेकिन इस दौरान आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती हैं वो आता है मंदिर का इतिहास। तो मंदिर के इतिहास को देखोगे कि परमार वंश के राजा भोज जो 1010 से 1055 ईस्वी तक अपने सत्ता में रहे, उन्होंने धारा नगरी बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई, विद्या के केंद्र के तौर पर इसको डेवलप किया। यहां पर संस्कृत का प्रसिद्ध अध्ययन स्थल था, यहां पर इन्होंने मंदिर बनाया। और फिर कमल मौला मस्जिद आप देखोगे तो 14वीं जो है आपको बताएगा 14वीं 15वीं शताब्दी में मालवा सल्तनत के दौरान यहां पर बनता है। तो यह अपना इसका एक इतिहास है। वहीं पर अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो यहां पर इस समय प्रमुख स्टेक होल्डर है, इसके बारे में अगर इसके इतिहास को देखेंगे तो आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में
अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था और इसीलिए इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जो वर्तमान में भारत में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगली बात यहां पर देखोगे तो एक जो हमने आपको बताया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो आपका 1991 का है, वह एक बार फिर सुर्खियों में है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, इस बात को आप समझिए। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने और उसमें बदलाव पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। अब यह अधिनियम आया क्यों? यह अधिनियम कब का है? 1991 का है। 1991 की अगर पृष्ठभूमि को देखोगे तो यह वही पृष्ठभूमि है जब भारत में बाबरी और अयोध्या मस्जिद, बाबरी ढांचे का और अयोध्या का विवाद चल रहा था और एक तरीके से भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो भारत सरकार को यह महसूस हुआ कि अगर इस तरीके से हर जगह आप देखोगे तो मंदिर और मस्जिद का विवाद उठेगा और इसके चलते सांप्रदायिक सौहार्द समाप्त होगा, तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और इसी को रोकने के लिए यह आपका विशेष उपबंध अधिनियम उपासना स्थल 1991 पारित किया गया, जो स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर के रूप में था उसे मंदिर माना जाएगा और जो मस्जिद के रूप में था उसे मस्जिद माना जाएगा। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद आप अगर कोई मंदिर और मस्जिद का विवाद लाते हैं तो उसे नहीं माना जाएगा। यह देखा जाएगा कि भाई 15 अगस्त 1947 को वह स्थल मंदिर के रूप में जाना जाता था या मस्जिद के रूप में। अगर मंदिर के रूप में जाना जाता था तो उसे मंदिर माना जाएगा, अगर वो मस्जिद के रूप में माना जाता था तो उसे मस्जिद माना जाएगा, ताकि धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो विवाद होता है इसको रोका जा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्यों ये धार जो है भोजशाला वाला विवाद आ गया? इसका एक अपवाद है कि अगर कोई उपासना स्थल, बात समझ रहे हैं, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा, उसके दायरे में आएगा, बात समझ रहे हैं, तो उस पर यह अधिनियम उतना प्रभावी नहीं होगा। यहां पर आप देख रहे हैं तो ये चीजें यहां पर निकल के आती हैं और इसीलिए भोजशाला का विवाद आपका चल रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा यह सुप्रीम कोर्ट पे डिसाइड करता है। लेकिन यहां पर आपको जो बातें आपने अभी तक सुनी उसके आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल यह है कि इस परिसर का निर्माण मूल रूप से परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा शिक्षा और संस्कृति के रूप में कराया गया था, सही है। भोजशाला मूल रूप से ज्ञान की देवी वाग्देवी को समर्पित एक प्राचीन केंद्र था। यहां पर आपको इस प्रश्न का भी उत्तर देना है, तो यह भी आपका सही होगा। यह परिसर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा संरक्षित एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, यह भी सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। जो यहां पर जो इसको दे रहे हैं कि इसको जो है कि 1 और 2 दे रहे हैं, ध्यान देना कि यह ASI द्वारा संरक्षित है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आपका यहां पर ये तीनों सही होगा। ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को स्थापित करने वाले राजा भोज का संबंध निम्नलिखित में से किस मध्यवंशीय राजवंश से था? तो यहां पर आप देखोगे तो अभी आपको बताया ही गया कि परमार वंश के शासक थे राजा भोज, उन्हीं से इसका संबंध है। यह बात आपकी क्लियर है। यहां से अगर अगला जो है कि देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विवादित स्थल यह पूछा जा रहा है कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ज्ञानवापी वाराणसी में, ईदगाह मथुरा, अटाला मस्जिद जौनपुर, भोजशाला आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश है। तो राइट आंसर यहां पर आपका सी होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर पर, और आज की अगली खबर हमारे पास जो है वह खबर है आपके इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को लेकर। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को लेकर चलें उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप इस मैप को देख लें और ये समझ लें कि क्या विवाद है। आप यहां पर देख रहे होंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, वास्तव में ये पूरा आप जो है देख रहे हैं, यहां पर ऐसे डैश डैश जो बना है यही वास्तव में विवादित क्षेत्र है और यही आपका क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन का बात है। आपने ये पढ़ा होगा, मैंने भी आपको कई बार पढ़ाया होगा कि जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा आती है उसमें राज्य के कुछ आवश्यक तत्व बताए जाते हैं, जिसमें क्या होता है? 5 तत्व जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। जो 4 तत्व जो होते हैं, एक निश्चित भूभाग होगा, एक निश्चित जनसंख्या होगी, एक चुनी हुई सरकार होगी और संप्रभुता होगी।
ये चार तत्व मिलकर क्या करते हैं, स्टेट का निर्माण करते हैं। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे कि फिलिस्तीन एक ऐसा स्टेट है जिसको यूनाइटेड नेशन भी मान्यता देता है, लेकिन उसकी अपनी सरकार भी है, उसकी अपने नागरिक भी हैं, लेकिन उसका अपना भूभाग नहीं है, क्योंकि उसके भूभाग को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में उसी को लेकर विवाद है। और आप यहां पर देखोगे तो जैसे एक बार यह कथन आया था वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक इजराइल के ईस्ट वाले क्षेत्र में है, लेकिन नाम इसका क्या है, वेस्ट बैंक है। यह आपका गजा है, यहां पर आप देखोगे इजिप्ट है, यहां पे जॉर्डन है, ये सीरिया है, और ऊपर जो है आप देखोगे तो आपको लेबनान भी दिखेगा। ये आपका क्या है, लेबनान है, ये इनकी बॉर्डर लाइन है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है। इस चीज को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए। और ये जो आप भूभाग पतली सी पट्टी के तौर पर देख रहे हैं, इसी भूभाग को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जिसकी शुरुआत आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना के जस्ट 2-3 वर्षों बाद हो गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसी से संबंधित आपका बाल्फोर घोषणा पत्र आता है। अब यहां पर फिलिस्तीन दुनिया भर के देशों से इस बात की डिमांड करता है कि हमें एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दीजिए, और उसकी मीटिंग चलती है। इसी मीटिंग के संदर्भ में आप देखेंगे कि इंडिया सपोर्ट यूएन मेंबरशिप फॉर फिलिस्तीन, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम क्या करते हैं, हम इसके मेंबरशिप यानी यूनाइटेड नेशन की पूर्ण सदस्यता की वकालत करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर पूर्ण सदस्यता क्या है? तो यूनाइटेड नेशन की सदस्यता अगर आप देखोगे तो 2 तरह की होती है। एक सदस्यता आपको जो मिलती है वो पर्यवेक्षक राज्य की मिलती है, और एक सदस्यता जो मिलती है वो पूर्ण स्टेट की मिलती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस चीज को आपको समझना है। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य घोषित किया गया है। अर्थात वर्तमान स्थिति यह है कि वह सदस्य तो यूनाइटेड नेशन का नहीं है, लेकिन वह पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा उसको मिला हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जो पैलेस्टाइन डोनर ग्रुप की बैठक हुई है, कहां पर हुई है, ब्रुसेल्स में हुई है। तो एक बैठक हुई ब्रुसेल्स में जिसको बोलते हैं पैलेस्टाइन डोनर ग्रुप। इसमें भारत ने यह स्पष्ट तौर पर खुलकर इस बात की घोषणा कर दी। कौन घोषणा करने वाली थी? तो ये देखेंगे, ये है आपकी श्री प्रिया रंगनाथन। इन्होंने भारत के पक्ष को स्पष्ट किया और कहा कि भाई हम द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, और हम इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन को भी मान्यता देते हैं और चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का पूर्ण सदस्य के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दिया जाए। और वो यहां पर इस बात को लेकर आते हैं। जब भारत फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता की बात करता है तो जाहिर सी बात है यह बड़ी न्यूज बन जाती है। अब बड़ी न्यूज के तौर पर अगर आप देखोगे तो कुछ आपको यहां पर देखोगे 1988 में भारत ने, इंडिया ने जो है फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता दी थी। अब वो किसकी बात करता है? पूर्ण सदस्यता की बात करता है। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि 2012 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने प्रस्ताव संख्या 67/19 में फिलिस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट बनाया था। अब उसी को भारत चाहता है या अन्य देश ये चाहते हैं कि उसको फुल मेंबरशिप में चेंज कर दिया जाए। अब फुल मेंबरशिप कैसे मिलेगी यूनाइटेड नेशन की, यह सबसे बड़ी बात है। तो यूनाइटेड नेशन की फुल मेंबरशिप पाने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 15 आपके अस्थायी सदस्य हैं, उसमें से कम 9 लोग क्या करें, आपके जो है 15 सदस्य, अस्थायी 10 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो 15 सदस्य हैं आपके यूएनजी के सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी और अस्थायी दोनों मिला के, उसमें से कम 9 लोग उस देश के पक्ष में मतदान करें कि इनको पूर्ण सदस्यता दी जाए, और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें से कोई वीटो का प्रयोग ना करे। गणित समझ लीजिए इसका क्या है। गणित इसका यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन की पूर्ण सदस्यता दी जाए, तो जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं स्थायी और अस्थायी मिलाकर, उसमें से 9 लोग इस बात के लिए क्या करेंगे, मत देंगे कि हम चाहते हैं कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इनको पूर्ण सदस्य घोषित किया जाए। और दूसरी शर्त यह है
कि उसमें से जो अस्थायी सदस्य हैं कोई इसमें वीटो का प्रयोग न करे। जब पिछली बार यह प्रस्ताव आया था तो फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के खिलाफ अमेरिका ने अपना वीटो क्या किया था, प्रयोग किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आप देखोगे तो हमने क्या कहा, फिलिस्तीन को हम 1988 में राज्य के तौर पर मान्यता देते हैं। 2 स्टेट नेशन थियरी के आधार पर उसके यूएन के सदस्यता की पूर्णतः समर्थन करते हैं और वहां पर हम वहां के डेवलपमेंट में भी अपनी सहायता देते हैं। यह बात इनके साथ है। वहीं पर अगर इजराइल के साथ हमारे संबंधों को देखोगे तो 1992 में हमने पूर्ण राजनयिक संबंध का उनको दर्जा दिया था और इजराइल से जो आपके संबंध है वो संबंध आपको कहीं से छुपा हुआ नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो 9 सदस्यों की मंजूरी चाहिए। कोई भी 5 सदस्य इसमें वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, तब जाके आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन के पूर्ण सदस्य के तौर पे फिलिस्तीन आपका स्थापित हो पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इजराइल के मतलब जो है फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होंगे तो इजराइल को यह बात नागवार गुजरेगी। लेकिन भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वह आपकी किसकी होती है कि हम संप्रभु हैं, और संप्रभुता का यही मतलब होता है कि हम बगैर किसी दबाव में आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्टैंड ले सकें। तो भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन का जो समर्थन किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और यहां पर इस सवाल का जवाब दीजिए। भारतवर्ष 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीन लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। इस बात को आपको समझना है। दूसरा है, भारत इजराइल फलस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का निरंतर समर्थन करता आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान समय में फलस्तीन को एक पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है, तो पूर्ण सदस्य का दर्जा फिलिस्तीन को प्राप्त नहीं है। तीसरा गलत है, तो राइट आंसर आपका अपने आप सी होगा, 1 और 2 होगा, बाकी दोनों आपके सही होंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के नियमों के अनुसार यदि किसी भी नए देश को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने की अंतिम सिफारिश किस संस्थान द्वारा की जानी अनिवार्य है, तो यह कौन सा सिफारिश देगा? तो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद देगा, यूएनएससी देगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यहां पर यह चीज याद रखनी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगली चीज है, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित का सही कालानुक्रम आपको बताना है। फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता, इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देना। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपका 3 आएगा, फिर आपका 1 आएगा और फिर आपका 2 आएगा। तो राइट आंसर आपका 3, 1, 2 होगा क्रोनोलॉजी के हिसाब से। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अन्य करंट अफेयर्स के प्रश्न को ले लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि आज कोई आवश्यक कार्य है, मुझे जाना है, आपकी क्लास गैप ना हो, इसके लिए मैंने आज ये क्लास रखी है। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी को समझेंगे और मेरे इस डेडिकेशन को सराहेंगे भी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं यहां पर उपस्थित नहीं होता आज के समय में, फिर भी आपका गैप ना हो, इसके लिए मैं ये क्लास लिया हूं। तो हो सकता है कि कोई जल्दबाजी में आपको कमी दिख रही हो, उसे नजरअंदाज कीजिएगा। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में आपको पुराने ढर्रे पर ही दिखेंगे। आज के लिए इस चीज को बर्दाश्त करिएगा। सवाल यहां पर यह है, शौर्य विजय यात्रा की बात हो रही है, सवाल का जवाब देंगे। इस 10 दिवसीय मोटरसाइकिल अभियान को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से लद्दाख के द्रास तक के लिए रवाना किया गया है। इस देशव्यापी अभियान का मुख्य आदर्श वाक्य एक सवारी एक राष्ट्र एक सलाम निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के दौरान सवार अपने साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पवित्र मिट्टी से भरा कलश लेकर चल रहे हैं, जिसे कारगिल में अर्पित किया जाएगा। आपको इस सवाल का जवाब देना है। तो बात यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है यही गलत हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। राइट आंसर आपका 2 और 3 होगा। यहां पर आप देखोगे तो यह आपकी शौर्य यात्रा है। अब यहां पर आप देखोगे कि कारगिल विजय दिवस पे देशव्यापी अभियान के तौर पर यह 10 दिवसीय नहीं है, क्या है, 13 दिवसीय मोटरसाइकिल अभियान, जिसको शौर्य विजय यात्रा कहा गया है, यह चल रहा है। तो 10 दिवसीय नहीं है, जबकि पहले स्टेटमेंट में आपने देखा था क्या दिया था, 10 दिवसीय। यह आपका क्या है, 13 दिवसीय है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो कारगिल युद्ध की विजय थी उस सुनिश्चित करने वाले भारतीय जो सैनिक थे, जो जांबाज थे, उनके अदम्य साहस संकल्प के
को सम्मान देना, उसको याद करना, यही इसका आपका उद्देश्य है। अब यहां पर अगर देखें कि ऑपरेशन विजय या इसी को जो शौर्य दिवस मना रहे हैं, ये कहानी कब की है? 1999 की है। 26 जुलाई को आपको पता है कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को ही पूर्ण विजय हमने प्राप्त की थी, इसीलिए उसको कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि हाल ही में नीडार 2.0 चैलेंज और इससे संबंधित पहलों के संदर्भ में आप दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इस राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ड्रोन फेडरेशन इंडिया के सहयोग से स्वयान पहल के तहत किया जा रहा है। सही है। स्वयान पहल का मुख्य उद्देश्य हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए प्रमुख संस्थाओं की मदद से ड्रोन तकनीकी के क्षेत्र में मानव संसाधन और कौशल विकास का विकास करना है। यह भी आपका सही है। यहां पर आप देखेंगे तो यह जो आपका है कंपोनेंट ट्रैक के तहत प्रतिभागियों का, यह वाला आपका गलत है। राइट आंसर आपका 1 और 2 होगा। 1 और 2 होगा। एक आध लोगों का सही था, बाकी सभी लोगों का विकल्प यहां पे गलत है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्वयान पहल जो है कि संचालित किया जा रहा है, जिसको नीडार 2.0 2026-27, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को केवल ड्रोन उड़ाने तक सीमित न रखकर भारत के अपने स्वदेशी वेगा प्रोसेसर की मदद से ड्रोन का दिमाग भी भारत में ही तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाए। अर्थात भारतीयों को इस बात के लिए हम आगे बढ़ाएं कि भाई केवल तुम ड्रोन खरीद के उसको उड़ाओ मत, उस ड्रोन के निर्माण पर भी जोर दो। यहां पर आप देखोगे तो यह आप देखोगे कि इस क्षमता का निर्माण 2022 में हमने एक पहल शुरू की थी, स्वयान पहल। अब इसमें ये आप देखोगे तो 30 प्रमुख शैक्षणिक तकनीकी संस्थान शामिल हैं। IIT है, IIMSC है, NIT है, सीडेक इत्यादि चीजें हैं। तो ये संस्थान मिलकर इस पहल पर काम कर रही हैं। अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का उत्तर दें। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1997 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए इस सवाल को और इस सवाल का उत्तर देने का आपको प्रयास करना है। इस अधिनियम के तहत गठित होने वाली स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद में निर्वाचित और नामांकित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। 16 आना सही है। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सांसद इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। 16 आना गलत है। परिषद को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खालसा सरकार के भूमि के आवंटन और उपयोग पर प्रत्यक्ष कार्यवाही का अधिकार है। राइट आंसर है। तो राइट आंसर आप देखोगे तो यहां पर राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 3 यहां पर सही होगा। और यह हाल ही में निर्णय लिया गया है, उसमें तहसीलों की संख्या अगर आप देखोगे तो टोटल बढ़ के 32 हो गई हैं। लद्दाख में 17 नए तहसील बनाए गए हैं और इसी के चलते आपका ये वाला न्यूज चर्चा में है। तो यहां पर आपको एक सवाल दे दिया गया। लद्दाख अधिनियम आप देखोगे स्वायत्त विकास परिषद 1997 का अधिनियम है। तो जब भी स्वायत्त परिषद आएगी किसी जनजातीय क्षेत्र में तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जिस क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाए वहां के लोगों को शासन में भागीदारी दिया जाए और स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाए। यही चीजें हैं। अगर कंपोजिशन देखेंगे तो वर्तमान में 26 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 4 जो है नामांकित किए जा सकते हैं। तो जो बातें वहां पर थी, कार्यकाल इसका 5 साल का होता है। आपके सामने यह सवाल है, इस सवाल का उत्तर देंगे। यह वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित और प्रसिद्ध हीराकुंड जलाशय के चारों ओर एक प्रायद्वीपीय दृश्य बनाता है। इस अभ्यारण्य का ऐतिहासिक संबंध महान स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र साय के गुरिल्ला युद्ध अभियान से रहा है। इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव मुख्य रूप से एशियाई हाथी भारत में सबसे बड़ी आबादी के संरक्षण के लिए दिया गया है। आपको बताना है कि यह जो है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है। भाई साहब पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। यहां पर अगर हम बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट जो हाथी की बड़ी आबादी की बात है वही वाला इसको कंफ्यूज कर रहा है। हाल ही में ओडिशा के वन मंत्री ने घोषणा की है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को अपग्रेड करके राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है, ताकि यहां पर जो जैव विविधता है या जो जीव यहां पर रह रहे हैं उनको उचित देखभाल हो सके। इसके लिए 353 वर्ग किलोमीटर अभ्यारण्य क्षेत्र में से लगभग 290 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र इसमें प्रस्तावित किया गया है। कहां पर है? ओडिशा के पश्चिमी भाग में बरगढ़ जिले में यह फैला हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय गौर अगर आप देखोगे तो यहां पर मुख्य रूप से पाई जाने वाली जनजाति है जो आयुसीयन में सुभेद्य मतलब जीव है।
और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका अनुसूची 1 जनजाति मुंह से निकल गया। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब बात आ जाती है आज के आपके होमवर्क की। आज की क्लास में इतना ही रखूंगा, उसके पीछे रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ध्यान दीजिएगा, पुनः मैं आपको एक बार याद दिला दूं, चलते चलते इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस सैटरडे को सुबह 8 बजे से लेकर लगभग 11 बजे तक 3 घंटे का एक 1 शॉट सेशन होगा। और इस 1 शॉट सेशन में हम जून महीने के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर बनने वाले संभावित प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से हल कर रहे होंगे, जो आपके आगामी प्रीलिम्स की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग उस क्लास में जरूर आएं और यहां पर इस होमवर्क जो आपको मैं दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे पुनः नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।